वेलकम टू द सक्सेस एजुकेशन हब। द सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। गति से संबंधित आज हम लोग इसमें क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि गति किस प्रकार का होता है और यानी कि उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने उसको सारे क्वेश्चंस को लेके इस सीरीज में आया हूँ, ये जिससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की t समय पर स्थिति x है, यानी कि t समय जब चल लेता है तो वो x दूरी कवर कर लेता है। तो x बराबर 2t, जब x बराबर 2t हो यानी कि दुगना समय चल जाए तो और दूरी उतना ही तय करे, यानी कि अगला दूरी भी x ही तय हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये x दूरी तय किया, यहाँ तक x जाने में t समय लगा, यानी कि अब फिर x आ गए तो इसको 2t लग गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग गया, 2t समय लग गया। इसका वेग समान है, क्योंकि समान दूरी तय करने में समान समय लग रहा है, तो वेग समान, जब वेग समान होगा तो त्वरण शून्य हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या फिर a बराबर होता है v2 माइनस v1 बटा t, या फिर ये कहिए या t2 माइनस t1 कहिए, तो यानी कि क्या हो जाएगा, दोनों सही है, उपरोक्त तो दोनों सही है। अगला चलते हैं हम लोग 39, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है। क्या कहता है, सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की t समय पर स्थिति x है तो 5t पर क्या होगा। अभी हम जस्ट देखे हैं कि जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो उसका वेग जो होता है समान होता है, वेग क्या होता है, समान होता है, और औसत वेग और वेग यहाँ दोनों समान हो जाएगा। क्योंकि सब जगह का वेग और 5t है तो 5t डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है, इसलिए इसका औसत वेग भी समान हो जाएगा। चलिए तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x बराबर t स्क्वायर हो तो t बराबर 1 t बराबर 3 के बीच कण का औसत वेग क्या है। तो t बराबर 1 और 3 के बीच औसत वेग क्या है, तो यानी कि डिस्टेंस जो कह रहा है, डिस्टेंस आपका देखिए कह रहा है x क्या है, यहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, समय के वर्ग के अनुपात में है, यानी कि हम यहाँ कर रहे हैं आपको, तो 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, दोनों समय का अंतर, तो 3 माइनस 1, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं औसत वेग बराबर क्या होता है, फार्मूला औसत वेग बराबर होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो वही फार्मूला का हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, और यूज करने पे हमको क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 में से इस घट जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 में से 1 गया था 2, यानी कि 9 में से 1 गया तो कितना हो गया, वो 8/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल था, 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल नहीं है, शॉर्ट न्यूमेरिकल है। ताकि देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण का t समय पर वेग v बराबर 2t हो तो उसका क्या हो जाता है, v बराबर 2t हो तो त्वरण और औसत त्वरण समान होगा। क्योंकि यहाँ पर वेग दिया हुआ है, वेग बढ़ रहा है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो त्वरण और औसत त्वरण दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अगला चलते हैं हम लोग 42 नंबर, ओमेगा संकेत है, ओमेगा किसको दर्शाता है, कोणीय वेग को दर्शाता है, ओमेगा किसको दर्शाता है, कोणीय वेग को दर्शाता है। अगला देखते हैं, ओडोमीटर क्या मापता है। ओडोमीटर आपका दूरी मापने वाला, ये जो गाड़ी में रहता है लगा हुआ मीटर, इसी का नाम है ओडोमीटर, जिसमें कि आपका कांटा चलते रहता है, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। आगे चलते हैं, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, यानी कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या हो सकता है, शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। क्यों, इसका कारण देखिए कि जब या तो अगर कोई भी वस्तु चला ही ना हो तो तब उस स्थिति में दूरी क्या हो जाएगा, शून्य, या फिर अब चल करके यहाँ आ गया हो
तब तो कुछ ना कुछ दूरी तय कर लिया, यानी कि इसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए कुछ दूरी तय किया। तो या तो शून्य भी हो सकता है जब विस्थापन चला ही ना हो कोई वस्तु, या फिर नहीं भी हो सकता है, यानी कि दोनों सही है। अब हम लोग चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से दौड़ते हुए 1 किलोमीटर प्रति घंटे की तक स्कूल पहुंचता है। घर से स्कूल की दूरी क्या हो जाएगी? तो घर से स्कूल की दूरी जो हो जाएगी, यानी कि आप इसको निकाल सकते हैं, 1/4 घंटा दिया हुआ है, यानी कि दूरी बराबर चाल बराबर हम लोग पढ़े हैं, चाल बराबर होता है दूरी अब बट्टा में समय। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से चाल गुने समय बराबर दूरी हो जाएगा। यहाँ से हमको क्या हो जाएगा, यानी कि चाल हो गया आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 1/4, यानी कि आपका हो जाएगा 4 से 4 खत्म हो गया, यानी कि 1 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। बल और विस्थापन दोनों सदिश हैं, तो कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है क्या होता है? अदिश होता है। क्यों? क्योंकि बल और विस्थापन के बीच F डॉट एस होता है, F वेक्टर डॉट एस वेक्टर बराबर क्या हो जाता है? FS cos थीटा होता है, इसलिए अदिश हो जाता है। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। चलिए, यानी कि यह कैसी राशि है? अदिश हो जाएगा। अब हम चलते हैं 47 नंबर में। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? तो सदिश राशि कौन सा? द्रव्यमान नहीं है, आयतन नहीं है, ताप नहीं है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? विस्थापन आपका एक सदिश हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से पहचाने कि त्वरण का मात्रक कौन है? तो त्वरण का मात्रक जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर हम लोग जानते हैं विस्थापन वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग होता है मीटर प्रति सेकेंड, आप बटा में सेकेंड, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई। अगला देखिएगा, वेग का मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि विस्थापन बटा समय होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड। अगला देखते हैं 50 नंबर। किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा क्या होता है? तय की गई दूरी से कम हो सकता है। विस्थापन जो या तो उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर या फिर उससे कम होता है। अगला हम देखते हैं 51 नंबर। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही वस्तु 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो देखिए, तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा को 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना होता है। तो 5/18 से गुना कर दिए तो 2 बार में कट जाएगा। तो 2 बार में कट गया, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 10 मीटर आपका हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि नीचे 1 सेकेंड है तो 10/1, यानी कि 10 ही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उस दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। क्यों? क्योंकि जितना दूरी चले उतना ही समय लगा, जितना दूर चले उतना ही समय लगा, क्योंकि समान दूरी को तय करने में समान चाल, इसलिए एक समान चाल हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है तो कहा जा सकता है कि वस्तु का त्वरण अचर है। वस्तु का त्वरण क्या है? अचर है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, एक समान त्वरित गति में कण का गतिपथ हो सकता है। क्या हो सकता है? एक त्वरित गति में कण का गतिपथ हो सकता है। एक सरल रेखीय गति भी हो सकता है, एक परवलयाकार, यानी कि या तो इस ग्राफ पर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि यह भी त्वरित गति का उदाहरण है, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, यानी कि दोनों ही गति त्वरण का उदाहरण है, यानी कि कौन का हो जाएगा? सी। अब हम लोग अगला चलते हैं, असमान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। असमान वृत्तीय गति में, यानी कि एक समान वृत्तीय गति नहीं है तो क्या हो जाएगा? वेग की दिशा में गलत, वेग की विपरीत दिशा में ये भी नहीं होगा, वेग के लंबवत नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं आपका आंसर सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं हम लोग 56 नंबर। क्या कहता है, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण कैसा होता है? 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, असमान जब वृत्तीय गति हो तो इसमें नहीं होता है, लेकिन जब समान वृत्तीय गति होगा तो वेग के लंबवत हो जाएगा, वेग के लंबवत त्वरण का दिशा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। स्थिति x समय t ग्राफ से प्राप्त होता है।
अच्छा चलिए, अब क्या कहता है, समय और एक्स दूरी और समय के ग्राफ से क्या प्राप्त होता है, तो दूरी और समय के ग्राफ से हमको प्राप्त होता है वेग। यानी कि आपका जो होगा एक्स स्थिति यानी कि विस्थापन और समय के ग्राफ से हमको क्या प्राप्त होता है, वेग प्राप्त होता है। अगला हम लोग देखेंगे वेग और समय के ग्राफ से क्या प्राप्त होता है, तो वेग समय के ग्राफ से हमको विस्थापन, वेग समय के ग्राफ के क्षेत्रफल से विस्थापन प्राप्त होता है और इस ग्राफ से हमको त्वरण भी प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वेग बटा समय बराबर त्वरण होता है, यानी कि दोनों प्राप्त होता है। 58 का हो जाएगा आपको सी। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। त्वरण ए और समय टी के ग्राफ से प्राप्त होता है, यानी कि त्वरण और समय के ग्राफ से हमको क्या प्राप्त होता है, वेग में परिवर्तन। यही ना होता है v बराबर यू माइनस ए, v माइनस यू बाई टी बराबर ए होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं औसत चाल क्या होता है। औसत चाल होता है, आप लोग पढ़े होइएगा, तय की गई कुल दूरी और समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला हम लोग चलते हैं औसत वेग क्या होता है। औसत वेग होता है आपका तय विस्थापन और समय अंतराल के अनुपात को, इनकी तय की गई कुल विस्थापन और उसमें लगे समय के अंतराल को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है औसत वेग और औसत चाल समान होते हैं, कब समान होते हैं, सरल रेखीय गति में। इनकी औसत वेग भी समान और चाल भी समान, दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। कब? जब सरल रेखीय गति करे कोई। अगला कहता है वक्र पथ पर चलते हुए कण द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है, तो कण की गति कैसी है। कण की गति कैसी है, एक समान चाल की गति। कण की गति कैसी है, एक समान चाल की गति है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, किसी कण की का स्थिति सदिश होता है प्रेक्षक से कण तक सीधी या सरल रेखीय दूरी में। यानी कि स्थिति सदिश जब भी होगा तो वह सीधी और सरल रेखीय दूरी ही होता है। अगला देखिएगा कण का विस्थापन क्या होता है। कण का विस्थापन होता है आपका, मैं बताते चलूं कि कण का विस्थापन प्रारंभिक स्थान से बिंदु के अंतिम स्थान तक सरल रेखीय दूरी, यही हो जाएगा। कण का जो विस्थापन होता है, विस्थापन किसी भी बिंदु का विस्थापन, देखिए सिंपल भाषा में क्वेश्चन नहीं पूछता है कि विस्थापन क्या होता है, अब कहेगा कि कण का विस्थापन। अगर कोई कण ए और बी दो कण है, इसके बीच का विस्थापन क्या हो जाएगा, अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। यही हो जाएगा आपका प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के सरल रेखीय दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी कि अब क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा सा घुमा करके पूछता है, सीधे सीधे नहीं पूछता है। तब अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, विस्थापन और तय की गई दूरी समान है किसके, सरल रेखीय गति में। विस्थापन और तय की गई दूरी समान कहाँ होता है, सरल रेखीय गति में। अभी हम जस्ट इस बात की चर्चा किए थे। वेग है समय के साथ क्या, वेग जो है सो विस्थापन की दर को कहते हैं। वेग क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय होता है, यानी कि d अपॉन टी होता है, या फिर s अपॉन टी कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है वेग। चलिए तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब हम लोग चलते हैं और आगे का क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से कौन सदिश नहीं है, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है, कौन सदिश है कौन सदिश नहीं है। सदिश क्या होता है, जिसमें कि मात्रक के साथ साथ यानी कि परिमाण के साथ साथ एक दिशा भी हो, यानी कि जिसमें परिमाण भी हो और साथ साथ उसमें दिशा हो। यानी कि किसी भी वस्तु पर अगर मान लीजिए ये कोई पिंड है और इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा हुआ है, डेट मीन्स ये सदिश है। यानी कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, साथ साथ त्रिभुज के योग नियम का पालन करता हो और समांतर चतुर्भुज के योग नियम का पालन करता हो, सदिश कहलाता है। ठीक है, आपको याद रखने के लिए कि किसी भी वस्तु में आप दिशा लगा दीजिए, अगर वो सदिश आपको दिख जाए तो सदिश है, माना कि नहीं है। विस्थापन अगर कहते 2 मीटर पूरब की ओर, विस्थापन सदिश है, सही बात है। चाल क्या हो जाएगा आपका, चाल दूरी में कभी भी देखिए, मान लीजिए कि दूरी है यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा है, तो इसका कोई एक निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, चाल हमारा अदिश हो जाएगा। त्वरण में क्या होता है, विस्थापन होता है, तो सदिश है। भार क्या है, भार भी एक सदिश है, क्योंकि mg होता है, W बराबर mg होता है, तो g कहाँ की तरफ लगता है, नीचे की तरफ लगता है, इसलिए एक ही डायरेक्शन होता है, इसलिए सदिश होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। आगे चलिएगा, विस्थापन की दर है, विस्थापन की दर क्या है, त्वरण, अभी हम जस्ट पढ़े थे। विस्थापन की दर को, सॉरी इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, ये गलत दिया हुआ है, विस्थापन की दर वेग होगा। क्यों, इसका आंसर बदल लीजिएगा, आंसर कर लीजिएगा सी,
क्यों? क्योंकि त्वरण जो होता है वो होता है आपका वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ना कि विस्थापन की दर को। यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग। इसको काट करके सी कर लीजिएगा आंसर। चलिए आप लोग सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। आगे हम लोग चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। सदिश का परिमाण क्या नहीं हो सकता है? तो सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। जब भी वो चलेगा तो कुछ ना कुछ परिमाण के साथ चलेगा, तो यानी कि ये धनात्मक ही होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। क्यों? क्योंकि चाल अचर है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगला हम लोग चलते हैं। चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक के में निरूपित किया जाता है। चाल समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ से हमको क्या पता चलता है? चाल बटा समय, यानी कि ये हो जाएगा आपका मीटर। चाल समय ग्राफ से क्यों? क्योंकि चाल बराबर होता है मीटर पर सेकेंड और बटा सेकेंड, यानी कि हो जाएगा आपका मीटर। अगला देखिएगा, वृत्तीय गति में क्या होता है? वृत्तीय गति में दिशा लगातार बदलती रहती है। सॉरी, दिशा लगातार क्या होती है? बदलते रहती है। अगला चलते हैं हम लोग। अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग क्या हो जाएगा? अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग बढ़ता जाएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि अगर त्वरण है तो उसका वेग बढ़ेगा, तभी त्वरण होगा। मंदन होता तो वेग घटता। अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग घटता जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि अगर कोई मोटर त्वरण रहित, जिसमें त्वरण नहीं है, चाल से चलती है तो क्या हो जाएगा? समरूप रहेगा, यानी कि उसमें कोई चाल में परिवर्तन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश है? सदिश कौन सा है? तो देखिए, सदिश जो अभी हम जैसे बताएं, विस्थापन क्या है? सदिश है, बादबाकी अदिश है। निम्नलिखित में से कौन अदिश है? तो अदिश कौन सा है? तो इसमें से दूरी अदिश है, बादबाकी सब क्या है? सदिश है। अगला देखिएगा, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है, तब यह कहा जा सकता है कि वस्तु क्या कर रही है? अचर चाल से चल रही है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है, तब यह कहा जा सकता है कि वस्तु अचर चाल से चल रही है। चलिए, तो यही था हमारा कुल क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का सेट था, जिसको कि हमने आज किया अभी। और आपको मैं बताते चलूँ कि यह जो क्वेश्चन था ये आसान क्वेश्चन नहीं है। आसान क्वेश्चन तो आपको सब जगह मिल जाएगा, लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि पूछने की संभावनाएं हैं। जैसे अभी जो एग्जाम्स हाल फिलहाल में होने वाला है, उसमें 9th और 10th का सिलेबस से एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें से इसी में से आपको देखने को कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सब के सब क्वेश्चन याद हो जाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यदि पसंद आए तो। बहुत बहुत धन्यवाद।